Welcome, वेलकम एवरीबॉडी। मैं इरशाद अहमद और आज के इस वीडियो में हम फिज़िक्स के बारे में जानेंगे। फिज़िक्स क्या होता है? व्हाट इज़ फिज़िक्स? द वर्ड फिज़िक्स हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फिजिक्स विच मीन्स नेचर एंड नेचुरल थिंग्स। या हम कह सकते हैं कि फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। और फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन फिजिकल सिस्टम्स। अब ये सिस्टम्स जो है वो मैक्रो लेवल पे भी हो सकते हैं और माइक्रो लेवल पे भी हो सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि फिजिक्स जो है वो ब्रॉडली जो है वो क्लासिफाई की है दो टाइप्स में। तो फिजिक्स क्लासिफाई की है हमारे पास दो टाइप्स में, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स refers to the traditional force that were recognized and developed before the beginning of 20th century। क्लासिकल फिजिक्स जो है उसमें कौन कौन सी फील्ड्स जो आती हैं, उसमें जो है जितना भी फिजिक्स का नॉलेज जो 20th सेंचुरी के बिगिनिंग से पहले का है, वो सब थ्योरीज, सब लॉज, वो सब जो है वो किस में आएंगे? क्लासिकल फिजिक्स में। इस एरा के आपके जो है जो फेमस साइंटिस्ट रहे हैं वो हैं न्यूटन, गैलीलियो वगैरह वगैरह। जितना भी नॉलेज आपका फिजिक्स का 20th सेंचुरी के बिगिनिंग से पहले का है वो सब किस में आता है? क्लासिकल फिजिक्स में। और क्लासिकल फिजिक्स जो है फर्दर जो है वो आगे जो है वो उसकी सब ब्रांचेस फर्दर हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच जो है फिजिक्स की जो आती है वो है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स रेफर्स टू द कंसेप्ट इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। या हम बोल सकते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स रेफर्स टू द कंसेप्ट इन द फिजिक्स दैट हैव बीन सरफेस या डेवलप्ड सिंस द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। फिजिक्स का वो नॉलेज जो 20th सेंचुरी के बिगिनिंग के बाद डेवलप हुआ है, वो सब जो है वो किस में आता है? मॉडर्न फिजिक्स में। इस एरा के जो फेमस साइंटिस्ट हैं, फिजिस्ट रहे हैं, वो है फॉर एग्जांपल अल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग वगैरह वगैरह। और इसी एरा में जो है आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी, ब्लैक होल की थ्योरी जो वगैरह वगैरह जो थ्योरीज जो है वो डेवलप हुई हैं, वो इसी एरा में डेवलप हुई है। नेक्स्ट हम जो है फर्दर जो है हम क्लासिकल फिजिक्स को फर्दर क्लासिफाई करेंगे, उसकी सब ब्रांचेस देखेंगे कौन कौन सी ब्रांचेस जो है फर्दर आती हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स की जो पहली ब्रांच है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी वेदर दे आर एट रेस्ट आर इन मोशन। वो ऑब्जेक्ट्स, मैकेनिक्स में हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो या तो रेस्ट पे होती हैं या मोशन। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एरोप्लेन अगर रेस्ट पे है तो भी वो उसकी स्टडी कर सकते हैं कि उसका नेचर, उसमें कितना फोर्स लग रहा है, कितना जो है वो क्या इफेक्ट है उस पर, या अगर वो मोशन में है तो उसमें कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं, वो सब हम जो है मैकेनिक्स से पढ़ते हैं। कौन कौन से इसके फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से लॉज लगते हैं, और कौन कौन से एक्सटर्नल जो है फोर्सेस जो है वो एक्ट करती हैं जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में होती है। ठीक है,
तो उसमें और कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो अप्लाई होती हैं अगर ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है या वो मोशन में है, तो या क्या कौन सी फोर्सेस जो है वो एक्सप्लेन करता है कि कौन कौन सी फोर्सेस उस पर लग रही हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल एजेंट्स क्या क्या हैं जो उस पर एक्ट कर रहे हैं जब वो ऑब्जेक्ट कोई रेस्ट पे हो या मोशन में हो। नेक्स्ट जो ब्रांच आती है क्लासिकल फिजिक्स की वो है acoustic physics, the study of production and propagation of sound. साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है और कैसे जो है वो प्रोपोगेट होती है। हम सब जानते हैं कि साउंड को क्या चाहिए होता है, मीडियम, ठीक है, और साउंड जो है एक लॉन्गिट्यूडल वेव्स हैं, साउंड वेव्स की तरह जो है वो प्रोपोगेट करती है। जिस अगर मीडियम में पार्टिकल्स हों तो वो पार्टिकल्स जो है वो एनर्जी जो है फर्दर रेडिएट करते हैं और उसकी वजह से जो है वो साउंड जो है वो प्रोपोगेट करती है। और साउंड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। और इस साउंड में जितना फिनोमिना आएगा पूरा जो है वो डील करेंगे acoustic फिजिक्स। नेक्स्ट जो ब्रांच आती है फिजिक्स की, क्लासिकल फिजिक्स की, वो है ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स जो है वो सिंपल है, साइंस जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ लाइट। तो सबसे पहला जो है ये ऑप्टिक्स जो है फर्दर क्लासीफाई की है 3 पार्ट्स में। पहला है फिजिकल ऑप्टिक्स, नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल ऑप्टिक्स और तीसरा है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो फिजिकल ऑप्टिक्स जो है वो ऑन द प्रोडक्शन, नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पे डील करती है कि कैसे लाइट जो है प्रोड्यूस होती है, उसका नेचर क्या है और कैसे जो है क्या क्या प्रॉपर्टीज़ उस पर होती है। उसके फिजियोलॉजिकल जो ऑप्टिक्स होती है वो डील करती है ऑन द पार्ट्स प्लेड बाय द लाइट इन द विजन। और उसके बाद थर्ड जो इसका सब टॉपिक है वो है कि जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है वो डील करती है ऑन द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ light as encountered in the study of mirror and lenses। उसके बाद फर्दर जो है इसकी टाइप्स है क्लासिकल फिजिक्स की, वो है थर्मोडाइनेमिक्स। थर्मोडाइनेमिक्स क्या है, द स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। थर्मो का मतलब ही है हीट, और जो भी हीट के रिलेशन दूसरी एनर्जीज के साथ जिसमें स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हम थर्मोडाइनमिक्स। फिफ्थ ब्रांच जो है क्लासिकल फिजिक्स की है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो एक ऐसी ब्रांच है क्लासिकल फिजिक्स की जो किस पे डील करती है, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म और उनके रिलेशन पे। तो इसमें भी फर्दर 3 जो है टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं। और पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो डील करेगा चार्ज जो रेस्ट पे होगा। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वो उस चार्ज के ऊपर डील करेगा जो मूविंग चार्ज होगा। और मैग्नेटोस्टैटिक्स जो है वो डील करेगा मैग्नेटिक पोल्स एट रेस्ट। तो ये 3 ब्रांचेस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फर्दर जो है अगली जो टाइप है क्लासिकल फिजिक्स की वो है अब आते हैं हम मॉडर्न फिजिक्स पे। पहला जो इसकी सब टाइप्स है या सब ब्रांच जो है वो है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, द स्टडी ऑफ कंपोनेंट स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो कौन डील करता है, एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स। दूसरा इसका जो ब्रांच है वो है क्वांटम फिजिक्स, द स्टडी ऑफ डिस्क्रीट नेचर ऑफ फिनोमिना एट द atomic and subatomic level
Its focus is on the invisible units of energy called quanta as described by quantum theory. उसकी नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है relativistic physics, the study of phenomena that takes place in form of reference that is in motion with respect to observer, उसको बोलते हैं हम relativistic physics. अगली जो ब्रांच है वो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, और सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है वो किसके साथ डील करती है? स्टडी ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मैटर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन क्रिस्टल ऑफ सेमी कंडक्टर एंड मेटल. तो ये है सॉलिड स्टेट फिजिक्स. तो फर्दर जो ब्रांच है मॉडर्न फिजिक्स की है कंडेंस मैटर फिजिक्स, द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कंडेंस मटेरियल या मैटर एंड लिक्विड and all those intermediate between them and dense gas, with the ultimate goals and developing the new materials with better properties. It is an extension of solid state physics. तो कंडेंस स्टेट फिजिक्स जो है वो किसका एक्सटेंशन है? वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का ही एक्सटेंशन है, जिसमें हम किससे स्टडी करते हैं? कंडेंस मटेरियल की. और कंडेंस मटेरियल क्या होता है? जो सॉलिड और लिक्विड या ऑल दोज इंटरमीडिएट बिटवीन देम एंड डेंस गैस के बीच में जो मैटर होता है उसको बोलते हैं हम कंडेंस मैटर. नेक्स्ट जो टाइप है वो है प्लाज्मा फिजिक्स, और प्लाज्मा फिजिक्स जो डील करती है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं. नेक्स्ट जो फिजिक्स की जो ब्रांच है वो है मॉडर्न फिजिक्स की लो टेम्परेचर फिजिक्स, द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर डाउन टू ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट जीरो एंड वेरियस फिनोमिना दैट अकर्स ओनली एट सच टेम्परेचर्स. तो जो लो टेम्परेचर फिजिक्स क्या होती है? उन थिंग्स के बारे में जो स्टडी करते हैं जहाँ पर जो टेम्परेचर जो है वो बहुत ही लो होता है, वहाँ पर जो भी नेचुरल फिनोमिना अकर होते हैं उस टेम्परेचर पे हम उनकी स्टडी करते हैं. वो सब जो है वो किस में आते हैं? लो टेम्परेचर फिजिक्स में. वेलकम स्टूडेंट्स, मैं इरशाद अहमद, और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th यूनिट नंबर 3 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक रिव्यू देता हूँ. हमने पिछले वीडियोस में ये पढ़ा था कि फिज़िक्स की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, और जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को गवर्न कर रही हैं वो कौन सी ब्रांच है? तो हमारे पास अलग अलग ब्रांचेस हैं. तो जो है, जबकि हमने देखा था कि हमने क्लासिकल फिज़िक्स की सब ब्रांचेस पढ़ी थी, और उसी में से एक मैकेनिक्स है. मैकेनिक्स की भी फर्दर एक सब ब्रांच है जिसको हम डायनेमिक्स बोलते हैं, और वो स्टडी करती है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फैक्टर्स विच काज द मोशन. यूनिट सेकंड में हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह ये कंसेप्ट पढ़े. और इस यूनिट में आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो फोर्स हम लगा रहे हैं उसका इफेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होता है, या ऑब्जेक्ट जो है वो अगर मोशन में होती है तो उसका काज क्या होता है. तो जो उसका काज होता है, ये जो फैक्टर होता है, उसको हमने फोर्स का नाम दिया. फोर्स क्या है? फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी बॉडी को मूव करता है, स्टॉप करता है, उसकी डायरेक्शन चेंज करता है,
उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करता है। प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा पुश फोर्स इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट। लेकिन अब हम थोड़ा सा डेफिनेशन को अमेंड करेंगे और फोर्स की जो डेफिनेशन होगी, फोर्स की जो डेफिनेशन है हमारे पास, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट या एफर्ट विच मे मूव ए बॉडी एट रेस्ट और स्टॉप a moving body or change the speed of moving body or change the direction of moving body or change the shape and size of body। तो हम कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो क्या है, फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट है या एजेंट है जो किसी भी बॉडी की स्टेट को, स्पीड को, डायरेक्शन को और उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करता है। स्टेट में रेस्ट और मोशन आते हैं और कॉन्फ़िगरेशन में साइज, शेप। उसके बाद हमारे पास जो है फर्दर है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हैं? फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकती है, फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकती है, फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है, वो बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है, और फोर्स जो है वो शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है। अब एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो है कोई बुक टेबल पर है तो हम जो है उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, या हमारे पास एक बॉल है वो स्टेशनरी है और हम उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं अगर हम बॉल को किक करेंगे और बॉल जो है वो मोशन में आएगा। इसी तरह अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको आप रोक सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक जो फुटबॉलर है वो बॉल को जो है किक कर रहे हैं, पेनल्टी ले रहे हैं और किक कर रहे हैं, और गोलकीपर जो है बॉल को पकड़ता है, वो उसको उसकी स्टेट को चेंज करता है, उसको रोक देता है। इसी तरह हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट आराम से आ रही है तो हम जो है उसको फोर्स लगाकर उसकी और स्पीड बढ़ा सकते हैं। इसी तरह अगर हम ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम क्रिकेट में देखें, जब बॉलर जो है वो बॉल फेंकेगा और बॉल जो है वो बैट्समैन के पास जाएगी, तो जो जैसे बैट्समैन हिट करेगा, अगर उसने बैट्समैन ने हिट किया बॉलर के सिर के ऊपर से तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, या उसने खेल दिया उसको कहीं भी किसी और डायरेक्शन की तरफ, या मिड ऑन की तरफ, मिड ऑफ की तरफ, या लॉन्ग ऑन की तरफ, तो उसने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। इसी तरह फोर्स से हम किसी की भी शेप और साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो क्ले होती है, क्ले को हम जो है वो मोल्ड करके उससे जो है हम अलग अलग शेप्स बना सकते हैं फोर्स लगाकर। इसी तरह साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास रबड़ बैंड है, तो जब हम उसको खींचेंगे दोनों एंड से तो उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज करेगी। फर्दर हमारे पास जो है दो किस्म की फोर्सेस हैं, एक है बैलेंस फोर्स और दूसरी है अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होती है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो टोटल रिजल्टिंग फोर्सेस होती हैं उनका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होता है, या उनका जो रिजल्टेंट फोर्सेस का इफेक्ट जो होता है वो ज़ीरो होता है, तो उस वक्त जो है हम कैसे कह सकते हैं कि फोर्सेस जो है वो बैलेंस होती है। जब भी कोई जो है, या हम बोल सकते हैं अगर ज़्यादा फोर्सेस ना लें, हम दो ही फोर्सेस लें, तो जब दो फोर्सेस किसी भी बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शंस पे अप्लाई हों और उन दोनों फोर्सेस जो है वो इक्वल हों, तो उनका रिजल्टेंट जो है, नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ज़ीरो के बराबर हो,
तो ऐसी फोर्स को हम बैलेंस फोर्स का कहते हैं। और बैलेंस फोर्स कभी भी जो है ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज नहीं करते। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर है, तो रेस्ट पे है और इस पे दो फोर्सेस लगेंगी, एक F1 और एक F2। अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तो ये ऑब्जेक्ट जो है वही स्टेट रिटेन करेगी जो स्टेट इसकी स्टार्टिंग में है। अगर ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो F1 जो है F2 के बराबर है, तो ऑब्जेक्ट जो है नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है वो सेम है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन को ही रिटेन करेगा। अदर हमारे पास है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या कहता है कि अगर हमारे पास किसी बॉडी पे दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शंस पे अप्लाई होती हैं और अगर उनमें से एक फोर्स दूसरी फोर्स से ज़्यादा है, तो उस वक्त जो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो उनका जो रिजल्ट है वो ज़ीरो नहीं है। रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है। ये कब होगा? जब अगर मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पे एक F1 फोर्स लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें F2। अगर F1 जो है F2 से ग्रेटर है तो ये इम्बैलेंस फोर्स है, ये अनबैलेंस फोर्स जिनको हम बोलेंगे, तो बैलेंस नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेट चेंज करेगा। अगर वो जो है यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो स्टेट चेंज कर देगा, या अगर वो रेस्ट में है तो ऑब्जेक्ट उस साइड मूव करना शुरू कर देगा जिस साइड जो है फोर्स ज़्यादा है। अगर F1 का मैग्नीट्यूड F2 से ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट उस साइड मूव करेगी, और अगर F2 का मैग्नीट्यूड F1 से कम है तो ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में चेंज करेगी। तो हम कह सकते हैं इफ़ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी in opposite direction and if one force is greater than the other force, then the resultant force is not equal to zero. Such forces are called unbalanced forces. Unbalanced forces change the state of rest or motion of a body. नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है एक इनविजिबल फोर्स है जो कभी भी जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन से अप्लाइड होती है, और ये मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या करती है? रेजिस्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बॉल को रोल कर रहे हो ग्राउंड पे, तो बॉल जो है कुछ देर तक जो है वो मोशन शो करता है और उसके बाद रुक जाता है। या आप बाइसिकल को पेडलिंग कर रहे हो और पेडलिंग करने के बाद आप पेडलिंग करना बंद कर देते हो, तो कुछ देर के बाद जो है आप देखते हो कि बाइसिकल रुक जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उन पे जो है अलग अलग किस्म की फोर्सेस लगती हैं, अलग अलग इनविजिबल फोर्सेस जो है वो एक्ट करती हैं, और उनमें से एक फोर्सेस होती है फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और अ सरफेस। एग्जाम्पल हमने दी है, अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड कम्स टू स्टॉप ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इफ वी स्टॉप पेडलिंग अ बाइसिकल it gradually slows down and comes to stop due to force of friction. अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी अगर जो फोर्स उस पर एक्ट कर रही है और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो बैलेंस होगी, तभी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन पे जो है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जो है यूनिफॉर्म मोशन पे मूव कर रही है, और उस वक्त क्या होगा, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और जो फोर्स उस पर एक्ट कर रही है, जो अप्लाइड फोर्स है, वो दोनों बैलेंस होंगी, तब जाकर जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन पे होगी। अगर फोर्सेस इम्बैलेंस हैं और जो है अप्लाइड फोर्स और जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है
उनका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल नहीं है, तो नेट रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है। तो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो उसका मोशन जो है उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है तो वो मोशन में आ जाए। Any object with uniform motion will continue to move with a uniform motion if force acting on it, pushing force or frictional force, are balanced. If an unbalanced force acting on a moving body, then its speed or direction of motion changes. If unbalanced force is removed, then it will continue to move with the speed it had acquired till then. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गैलीलियो एक्सपेरिमेंट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब जब स्टार्टिंग में जो है जब क्लासिकल फिजिक्स की जो थ्योरीज आई उनमें से जो है गैलीलियो एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट जो है एक थ्योरी थी, एक्सपेरिमेंट था, जिसने हमें क्या बताया, जिसने हमें जो है इनिशिया के बारे में जो है आइडिया दिया। और अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट में जो था गैलीलियो ने दो इंक्लाइंड प्लेन लिए और जिनकी उसने इनमें तीन तरह का अरेंजमेंट किया। पहला अरेंजमेंट ऐसा था कि जो हाइट थी प्लेन की और जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था, इंक्लिनेशन एंगल जो है जो प्लेन के साथ जो एंगल बनता है और हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड लाइन का जो एंगल बनता है उसको हम इंक्लिनेशन एंगल बोलते हैं। तो हाइट और इंक्लिनेशन एंगल जो है वह सेम रखा और फिर जो है एक मार्बल लिया और उसको क्या किया, इंक्लाइंड प्लेन से नीचे की तरफ मूव करवाया। पहले जो है उसकी वेलोसिटी कम थी और जैसे ही जो है वो प्लेन से मार्बल जो है वो नीचे की तरफ आया और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर गई और इस डायरेक्शन से जब आया और फिर इस डायरेक्शन में चला गया और इसकी वेलोसिटी वो डिक्रीज करती गई। तो पहला केस जो था उसका क्या था कि उसने हाइट और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दोनों प्लेन्स का सेम लिया था। सेम लेने के पर उसके बाद जो है उसके मार्बल को जो है वो रोल करवाया था इंक्लाइंड प्लेन से और पहले जो है उसकी वेलोसिटी कम थी और एकदम से वेलोसिटी जब वो नीचे आया तो इंक्रीज़ हो गई। उसके बाद जो है जैसे जैसे ऊपर चलता गया वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ होती गई। फिर सेकंड केस क्या किया उसने, सेकंड केस में उसने थोड़ा सा पहला वाला केस तो सेम रखा, एक हाइट जो है वो सेम रखी बट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वो जो है कम करता गया। तो इस वक्त जो है क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट ने तो सेम हाइट फिर से एक्वायर की, मार्बल ने सेम हाइट फिर से एक्वायर की, लेकिन जो इस वक्त डिस्टेंस जो था वो ज़्यादा था। तीसरे केस में भी ऐसा ही हुआ। फिर जो है इंक्लिनेशन एंगल जो है वो कम कर दिया और ऑब्जेक्ट को यहाँ से रोल करा या मार्बल को यहाँ से रोल किया और उसने जो है पहले यहाँ से आते आते और वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई। उसके बाद इस सेकंड प्लेन पे जब वो रोल हो रहा था तो वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ होते होते सेम हाइट फिर से एक्वायर किया और वापस जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में फिर प्रीवियस जो है इंक्लिनेशन पे चलता गया। इस तरीके से ये जो है मोशन जो है वो कंटिन्यू होता है। फिर फोर्थ केस जो है यहाँ पर क्या हुआ कि लास्ट में जो है लास्ट केस में एक प्लेन रखा गया, बाकी जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, पैरेलल किया सरफेस के बराबर। तो जब मार्बल को यहाँ से छोड़ा और उसके बाद मार्बल को रोल करने के बाद मार्बल जो है वो कंटिन्यू प्लेन सरफेस पे रोल होता गया और वो रोल होता ही गया और वो यूनिफॉर्म मोशन में चलता गया। When a marble rolls down an inclined plane, its velocity increases, and when it goes up on the surface of inclination, its velocity decreases. If the inclination of both the planes are equal, then marble will reach the same height which it rolls down. If the inclination of
second plane is decreased, it will travel more distance to reach the original height. If the inclination of second plane is made horizontal, या horizontal बनाई है, the marble will travel forever trying to reach the same height. An unbalanced force is required to change the motion of marble, but no force is needed to sustain the uniform motion of the marble. तो ये था गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट. इसमें उसने 3 केसेस किए थे. पहला केस क्या था? पहले केस में उसने दो प्लेन्स को इंक्लाइंड कराया था और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो सेम रखा था और हाइट भी सेम थी, और उसके बाद मार्बल को रोल किया था. तो पहले तो मार्बल की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ की, उसके बाद एक प्लेन से जब नीचे आ रहा था तो इंक्रीज़ की, जब दूसरे प्लेन पे वो रोल हो रहा था तो नीचे से ऊपर की उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हुई, और सेम हाइट अटेन करने के बाद जो है वो मार्बल वापस उसी डायरेक्शन में, प्रीवियस डायरेक्शन में जाएगा. यहाँ से मार्बल इधर आएगा, यहाँ से इधर जाएगा, सेम हाइट जो है वो अटेन करेगा, वापस मार्बल जाएगा. और इसी तरह यहाँ पर वेलोसिटी जो है 0 है, और यहाँ मिनिमम वेलोसिटी, यहाँ मैक्सिमम, फिर यहाँ मिनिमम, यहाँ वापस आने के बाद मैक्सिमम, यहाँ मिनिमम, ये होता रहेगा. फिर जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया, और अब इसमें तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है. यहाँ से जब रोल करेंगे मार्बल को तो मार्बल जो है इस डायरेक्शन में जाएगा. अब हाइट तो वो सेम एक्वायर करेगा, लेकिन इस वक्त डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा ट्रैवल करेगा. इसी तरीके से जब अगर एक प्लेन को हॉरिजॉन्टल बनाया तो यहाँ से जब वेलोसिटी जो है इसमें कुछ वेलोसिटी देंगे और मार्बल रोल करेगा, और मार्बल जो है वो कंटिन्यू मूव करता रहेगा टिल जब तक वो हाइट जो है वो एक्वायर नहीं करता. नेक्स्ट जो टॉपिक अब आ रहे हैं हम, वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एक बॉडी जो है वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू करेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएं, वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा. जो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्टेट को परसिस्ट करेगा या कंटिन्यू करेगा, या तो रेस्ट में रहेगा या तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स उसकी स्टेट चेंज करने के लिए नहीं अप्लाई करते. तो क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a body continues to be in the state of rest or a uniform motion unless it is acted upon by some external force to change that state. अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? अब इसमें 3 पार्ट है. पहला पार्ट क्या है कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को देते हैं और वो रेस्ट की स्टेट में है तो वो मोशन में आएगा. तो ये पार्ट जो है वो बिल्कुल हमारी समझ में आता है कि अगर हमारे पास कोई बुक जो है टेबल पे है और अगर उसको हम फोर्स लगाएं तो वो मोशन में आएगी. या बॉल जो है वो स्टेशनरी है, बॉल जो है ग्राउंड में है और अगर हम उसको किक करते हैं तो वो मोशन में आएगा. तो विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, दिस पार्ट इज ओके. अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तभी जो है वो बॉडी को हम रेस्ट से किस में ला सकते हैं? मोशन में, वरना वो रेस्ट में ही रहेगी. सेकंड पार्ट है विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ए बॉडी इन मोशन मस्ट रिमेन इन मोशन. दिस पार्ट इज स्लाइटली डिफिकल्ट टू रियलाइज. अगर हम जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है और वो मोशन में ही रहेगा अगर जो है हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, और वो जो है वो तब तक मोशन में रहेगा. ये थोड़ा सा समझने के लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो है हम देखते हैं कि डे टू डे लाइफ में क्या होता है कि हम कोई बॉल जो है अगर रोल कर रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद जो है वो रुक जाता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पर जो है इनविजिबल फोर्सेस एक्ट करती हैं, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स. और ये फ्रिक्शनल फोर्सेस जो है अगर जो है उसको ऑब्जेक्ट को अगर हमें कंटिन्यू कराना है मोशन में तो हमें इनविजिबल फोर्सेस को क्या करना है? 0 कर देना है. थर्ड है
विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ए बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन मोशन। जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तो बॉडी जो है वो स्टेट ऑफ जो है डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। ये पार्ट भी काफ़ी सही जो है हमारी समझ में आता है। तो ऐसा है कि बाइक जो है वो स्ट्रेट लाइन पे ही अपना मोशन शो करेगी। अगर हमें उसकी डायरेक्शन चेंज करना है तो हमें उसका हैंडल घुमाना पड़ेगा, हमें उसकी हैंडल पे फोर्स लगानी पड़ेगी। या फॉर एग्जांपल बॉल जो है वो हॉकी खेलते वक्त सेम डायरेक्शन में जा रहा है, अगर हम उसकी डायरेक्शन चेंज करना है तो हमें जो है उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाकर उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंस द इनिशिया। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की जो स्टेटमेंट थी वो क्या था कि ये बॉडी जो है वो अपनी स्टेट पे ही अपनी स्टेट ही मेंटेन करेगी, या अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, या वो अगर मोशन है तो वो मोशन में ही रहेगी, अनलेस अनटिल हम अगर उस पर कोई एक्सटर्नल एजेंट जो है उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए नहीं लगा रहे। तो इसका मतलब है कि अगर बॉडी जो है खुद ब खुद जो है अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है, ना ही वो रेस्ट से मोशन में जा सकता है, या ना ही वो मोशन से रेस्ट में आ सकता है। जो ये रेजिस्टेंस है, या जो ये एक जो इनेबिलिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की कि वो खुद ब खुद जो है कोई चेंज जो है नहीं कर सकता, वो अपनी जो है स्टेट को बिल्कुल खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकता, इसी को इनिशिया कहा जाता है। द इनेबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज बाई itself its state of rest or uniform motion along a straight line is called inertia of a body। और जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है वो इनिशिया को डिफाइन करता है, और इसीलिए जो है उसको फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनिशिया भी। अब इनिशिया बॉडी जो है वो कैसे मेजर किया जाता है? मास के हिसाब से। जिसका ज़्यादा मास उतना ही ज़्यादा इनिशिया, जितना कम मास उतना कम इनिशिया। ठीक है, तो रिवर्स भी उसका ट्रू है। तो अगर इनिशिया ज़्यादा है तो मास ज़्यादा है, और उसका रिवर्स है, मास ज़्यादा है तो इनिशिया भी ज़्यादा है। इनिशिया की अलग अलग टाइप्स है। इनिशिया के हमारे पास 3 टाइप्स है, इनिशिया ऑफ रेस्ट, इनिशिया ऑफ मोशन और इनिशिया ऑफ डायरेक्शन। इनिशिया ऑफ रेस्ट क्या है? वो इनेबिलिटी जो किसी बॉडी को जो है वो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकता खुद ब खुद, तो उसको हम बोलते हैं इनिशिया ऑफ रेस्ट। इट इज द इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाई itself its states of rest। This means the body at rest remain at rest and cannot start moving on its own। हमारे पास क्या है कि हमारे पास अब देखते हैं कि बस या ट्रेन जो है वो सडनली स्टार्ट करती है, और हम जो है उसके अंदर जब बैठे होते हैं तो पीछे की तरफ गिरते हैं, या हमने बहुत बार जो है रोड कैरियर के ऊपर जो है लगेज जो है वो कैरी किया है, और अगर हम उससे बांधा नहीं है तो एकदम से जब गाड़ी स्टार्ट होता है या लोड कैरियर स्टार्ट होता है तो जो हमारा लगेज है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में गिर जाता है। ये इसकी वजह क्या है? ये इनिशिया ऑफ रेस्ट की वजह से गिर जाता है। होता क्या है कि जो जब सडनली जो है वो कोई भी व्हीकल जो है वो स्टार्ट करता है तो जो हमारा अपर पार्ट होता है और जो लोअर पार्ट है, अपर पार्ट तो रेस्ट में होता है और लोअर पार्ट जो है वो मोशन में आता है, और इसकी वजह से इनिशिया ऑफ रेस्ट की वजह से जो है वो हम जो है वो बैकवर्ड गिरते हैं, या लगेज जो है वो पीछे की तरफ गिरता है। तो व्हेन अ बस और a train starts suddenly, the passenger sitting inside tends to fall backward। This is so because the lower part of his body starts moving with the bus or train, but the upper part tries to remain at rest due to inertia of rest। इसी तरह क्या होता है? When a horse starts suddenly, the rider tends to fall backwards on account of inertia of rest of the upper part of the body as explained above। तो जब घोड़ा जो है एकदम से
चलना स्टार्ट करता है तो राइडर जो है वो पीछे की तरफ गिरता है, और ये भी इनिशिया ऑफ रेस्ट की वजह है। इसी तरह जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं डोर मैट्स में, तो जब हम उनको बीट करते हैं स्टिक के साथ तो होता क्या है कि जो डोर मैट्स होते हैं वो मोशन में आते हैं, और जो हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी रेस्ट की स्टेट को मेंटेन करते हैं, और उसकी वजह से इनिशिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो उससे नीचे आ जाते हैं, गिर जाते हैं। इसी तरह हमारे पास है फ्रूट्स जब पेड़ के ऊपर होते हैं तो हम पेड़ को हिलाते हैं, पेड़ जो है मोशन में आ जाता है, जबकि फ्रूट जो है वो रेस्ट की स्टेट को मेंटेन करता है और वो इनिशिया ऑफ रेस्ट की वजह से नीचे गिरता है। इसी तरह अगर हम कॉइन जो है वो कार्डबोर्ड के ऊपर रखें, और कार्डबोर्ड को हम अगर किसी गिलास के ऊपर रखें, पहले हम गिलास रखें और उसके ऊपर कार्डबोर्ड और उसके ऊपर कॉइन, और अगर हम कार्डबोर्ड को जो है स्ट्राइक करेंगे और एकदम से, और उससे क्या होगा, जो कार्डबोर्ड स्लिप होगा और जो कॉइन होगा वो गिलास के अंदर गिरेगा, और ये भी जो है इनिशिया ऑफ रेस्ट की वजह से ही जो है ये फिनोमेना होगा। या अगर हम जो है हम अगर देखें तो हमें जो है हम एक ऐसी एग्जांपल लेते हैं जिसमें तीनों आ जाएं। फॉर एग्जांपल हमने जो है हम गाड़ी के ऊपर चढ़े और बस के ऊपर हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो पैसेंजर हैं और बस दोनों किस में है, रेस्ट की स्टेट में। एकदम से गाड़ी स्टार्ट होती है तो जो गाड़ी जो है वो मोशन में आ जाएगी, और जो पैसेंजर का लोअर पार्ट है वो भी मोशन में आ जाएगा, जबकि अपर पार्ट जो है वो रेस्ट की स्टेट में होगा, और वो जो है इनिशिया ऑफ रेस्ट की वजह से पीछे की तरफ गिरेगा। और इसी तरीके से जब ऑब्जेक्ट जो है वो या बस जो है वो एकदम से सडनली जो है वो ब्रेक लगाएगी, जो पैसेंजर्स होते हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिर जाते हैं। वो क्यों, ऐसा क्यों होता है कि जो बस होती है, बस जो है एकदम से रुक जाती है, और जो लोअर पार्ट होता है पैसेंजर का वो भी एकदम से रेस्ट में आता है, जो अपर पार्ट होता है वो मोशन की स्टेट में होता है, इसलिए जो है वो आगे की तरफ गिरता है। नेक्स्ट है हमारे पास इनिशिया मोशन। अब ऐसी एनिमलिटी किसी बॉडी की जो अगर स्टेट जो है अगर वो मोशन की स्टेट में है तो वो मोशन की स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है, खुद ब खुद वो चेंज नहीं करेगा, उसको बोलते हैं हम इनिशिया ऑफ मोशन। इनिशिया होता है एक्चुअली जो है जो रेजिस्टेंस होता है या इनेबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट। तो इट इज़ इनेबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज its state by itself, it is the inability of body to change by itself its states of uniform motion. That is, body in uniform motion can neither accelerate nor retard on its own and come to rest. For example, बस और ट्रेन जो है वो सडनली जो अभी मैंने बोला एग्जांपल कि सडनली रुक जाती हैं, और जो उस अंदर पैसेंजर होते हैं वो आगे की तरफ गिर जाते हैं। ये इसलिए होता है कि जो लोअर पार्ट होता है बॉडी का और जो ट्रेन या बस जो है वो एकदम से रेस्ट में आते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट जो अपर पोर्शन होता है वो अपनी स्टेट जो है वो मोशन की कंटिन्यू करते हैं, और ड्यू टू द इनिशिया ऑफ मोशन जो है वो आगे की तरफ गिरते हैं। इसी तरह है अगर हम देखें तो अगर एक हॉर्स जो है वो एकदम से रुक जाता है और राइडर जो है वो आगे की तरफ गिरेगा, वो क्यों, ऐसा क्यों होगा, वो इनिशिया ऑफ मोशन की वजह से। और इसी तरीके से नेक्स्ट जो है अगर कोई पर्सन जो है या कोई भी पैसेंजर जो है वो चलती ट्रेन या व्हीकल से जो है वो जंप करता है तो वो जो है वो आगे की तरफ गिरता है, और ये बहुत सीरियस इंजरीज भी हो सकती हैं इसमें। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब वो मूविंग बस या मूविंग जो है व्हीकल से जंप करता है तो उसका जो लोअर पार्ट्स होते हैं या फीट्स होते हैं वो जब जैसे ग्राउंड को टच करते हैं एकदम से रेस्ट में आते हैं, जबकि उसकी अपर बॉडी पार्ट्स जो हैं वो मोशन में ही होते हैं, और मोशन इनिशिया ऑफ मोशन की वजह से वो आगे की तरफ गिरते हैं। इसी तरीके से जो कुछ एथलीट्स होते हैं
वो अगर लॉन्ग जंप उनको लेना होता है या वो लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको कुछ डिस्टेंस जो है वो पीछे से चल के आना होता है, रन करके आना होता है। वो इसलिए ताकि वो वेलोसिटी अटेन करें, और ये वेलोसिटी जो है वो ऐसे अटेन करते हैं ताकि जो जब वो जंप करें तो वो और ज़्यादा लंबा डिस्टेंस जो है वो कवर कर सकें। और जब वो लैंड करें तो उनके जो फुट्स जहाँ पर गिरे हैं और उनकी जो अपर बॉडी जो है वो उससे आगे गिरे, ना कि उससे पीछे। अगला टॉपिक है हमारा इनिशिया ऑफ डायरेक्शन। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो खुद ब खुद जो है अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं कर सकता। वो जिस डायरेक्शन में है वो उसी डायरेक्शन में होगा जब तक हम उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, वो अपनी डायरेक्शन जो है वो मेंटेन करेगा। इसी को बोलते हैं इनिशिया ऑफ डायरेक्शन। इट इज़ द इनेबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज बाई इटसेल्फ its state of direction of motion, that is a body continues to move along the same straight line unless compelled by some external force to change it. For example, आप देख रहे हैं कि अम्ब्रेला जो है हम यूज़ करते हैं बारिश के दिनों में, तो उसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि वो जो है अगर बारिश की बूंदें ऊपर से गिर रही होती हैं तो वो हमें उनसे बचाता है। अब जो है जो बारिश की बूंदें ऊपर से हमें हमारी तरफ गिरेंगी तो वो हमें गिला नहीं कर सकती हैं। इसी तरह अगर हम जो है स्टोन को टाई करते हैं या कोई भी चीज़ को टाई करते हैं और उसको सर्कल में घुमाते हैं और उसके बाद छोड़ते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो जब छोड़ के ऑब्जेक्ट जो है वो टेंजेंट जाएगी सर्कल की। इस तरीके से अगर हम कर्व्स पे देखें तो जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स के अंदर जो पैसेंजर बैठे होते हैं वो बाहर की तरफ जो है उनका झुकाव बाहर की तरफ होता है। वो ये भी किस लिए होता है कि ये इनिशिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। या अगर हम देखें जो रोटेटिंग व्हील होते हैं और जब किसी भी वेट एरिया में व्हीकल ट्रेवल करता है और उसमें जो मड निकलती है वो टेंजेंटली जो है वो व्हील जो है वो टेंजेंटली उसको फेंकता है। इसलिए जो है वो मड गार्ड्स यूज़ किए जाते हैं ताकि जो है वो क्लोथ जो है पैसेंजर के या जो ड्राइवर है उसके क्लोथ को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो इसी तरह जो है अगर हम एक एग्जांपल में देखें, फॉर एग्जांपल जो है हम एक व्हीकल के ऊपर जो है एक लगेज जो है हमें एडवाइस किया जाता है कि जो लगेज जो है वो व्हीकल के ऊपर है तो उसको हमें टाई करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टाई नहीं करें तो जैसे ही गाड़ी जो है स्टार्ट करेगी, व्हीकल स्टार्ट करेगा तो हमारा जो है वो लगेज जो है वो पीछे की तरफ गिरेगा। वो क्यों होगा? क्योंकि जो व्हीकल और लगेज है, व्हीकल जो है वो एकदम से मोशन में आएगा, लगेज जो है स्टेट ऑफ रेस्ट की वजह से रेस्ट में होगा और उसकी वजह से वो पीछे की तरफ गिरेगा। यहाँ पर लगेगा इनिशिया ऑफ रेस्ट। फिर जब कर्व्स आएंगे और उस वक्त अगर लगेज जो है हमने टाई नहीं किया है, उसको अच्छी तरह जो है वो हमने बांधा नहीं है, तो वो क्या होगा, जहाँ पर कर्व होगा तो लगेज जो है वो साइडवर्ड्स जो है वो टेंड करेगा और वो साइडवर्ड्स की तरफ जो है वो फेंका जाएगा। और यहाँ पर जो है वो इनिशिया ऑफ जो है डायरेक्शन अप्लाई होगा। उसके बाद अगर व्हीकल जो है एकदम से जो है ब्रेक लगती है या एकदम से रुक जाता है, जो हमारा लगेज हो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में थ्रू होगा और यहाँ पर जो है इनिशिया ऑफ जो है मोशन अप्लाई होगा, क्योंकि जो लोअर पार्ट है व्हीकल जो है वो एकदम से रेस्ट में आएगा, लेकिन जो अपर पार्ट है जो लगेज है वो स्टेट ऑफ मोशन को ही इख्तियार करेगा और एकदम से जो है वो एक तरफ गिरेगा।